हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई, जब सुप्रीम कोर्ट के एक 10 रुकनी बेंच ने अक्सरियत की बिना पर सुप्रीम कोर्ट के ही अपने एक साथी जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़रसानी की उस अपील को मंजूर कर लिया, जिसमें ये कहा गया था कि अदालत उज़्मा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बात की मजाज नहीं है कि वो FBI को हिदायत जारी करे कि वो उनके वाइफ और या उनकी अहलिया और उनके बच्चों के असासों की छानबीन करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गुज़िश्ता बरस उनके ख़िलाफ़ जो हुकूमती रेफरेंस आया था उसको पहले ही मुस्तरद कर चुका है अक्सरियत के साथ। आज जिन 6 जज साहिबान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला दिया, उसमें जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फ़ैसले से इख्तलाफ किया। इस मामले पर हमने गुज़िश्ता हफ़्ते बात की थी कि ये केस अपने अख्तितामी मराहिल पे है, मगर 2 साल से इस केस में बहुत ज़्यादा हेडलाइंस ली, बहुत हाईलाइट हुआ, क्योंकि जब ये रेफरेंस हुकूमत की तरफ से 2019 में दायर किया गया था तो कहा यह गया था कि इसकी वजह ये नहीं है कि उनके असासों की छानबीन मकसूद है, बल्कि ये उनका जो फैज़ाबाद में जो धरना हुआ था उस पर उनकी जो जजमेंट थी वो वजह बनी इस रेफरेंस की। जिस साहब ने रेफरेंस फ़ाइल किया उनके बारे में भी केस के दौरान ख़ासी बातचीत हुई कि वो कौन हैं, क्या करते हैं, वो सामने उस तरह से आए भी नहीं। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 9-10 रुकनी बेंच ने ही 9-1 से ये फ़ैसला दिया कि ये जो रेफरेंस हुकूमती भेजा गया है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मगर उन्होंने ये उस फ़ैसले में नहीं कहा कि इसमें हुकूमत की बदनीयती शामिल है, और साथ ही एक हुक्म जारी कर दिया कि इस फ़ैसले के तहत FBI जो है वो 3 माह के अंदर इन असासों की तहकीकात कराए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को में जमा करे, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्तेहकाक होगा कि वो इन असासों के बारे में जो तहकीकाती रिपोर्ट है उस पर क्या फ़ैसला करते हैं। मगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ ये था जिस पर उन्होंने नज़रसानी भी फ़ाइल की, और सिर्फ उन्होंने नहीं, उनकी अहलिया सरीना काजी ने भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी ये कहा कि ये जो जजमेंट आई है और ये जो कहना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, सुप्रीम कोर्ट का कि FBI तहकीकात करे, ये बेमानी डायरेक्शन हो जाती है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जो है इस रेफरेंस को पहले ही मुस्तरद कर चुका है, उस बारे में ख़ासी जजेस के दरमियान भी गर्मा गर्मी हुई, गुज़िश्ता हफ़्ते हमने देखा, मगर अब अक्सरियती फ़ैसला ये आया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अपील थी वो हक़ बजानिब थे ये पॉइंट रेज़ करने में कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो एक रेफरेंस को कलअदम करार दिए जाने के बाद भी FBI को तहकीकात का हुक्म दें। उसके रिपरकशंस अब ये होंगे कि FBI ने जो भी तहकीकात की हैं वो ख़ुद ब खुद कलअदम हो जाएंगी और किसी भी तौर जो है मज़ीद तहकीकात इस मामले में नहीं हो पाएंगी। काजी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ ये है कि ये जो जायदाद उनकी अहलिया और उनके बच्चों की है वो इंडिपेंडेंट हैं और उन्होंने ही जो है ये अपने पैसों से ख़रीदी है, जिसकी मनी ट्रेल भी दी गई थी। जस्टिस काजी की अहलिया जो हैं उन्होंने बारहा जो है को अदालत को ये बताया कि उनकी जो मनी ट्रेल है वो सब के सब बैंकिंग चैनल से गए हैं। उन्होंने जो घर बेचे कराची में या जो उनकी जमा भर पूंजी थी उससे उन्होंने वो जायदादें ख़रीदी। बहरहाल क्या किस्सा यहाँ तमाम होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद अली तूर, सहाफ़ी हैं इस्लाम के, और इस मामले के ऊपर जब से केस हुआ है ख़ासी दिलचस्प रिपोर्टिंग इन्होंने की है और ख़ासी तफसील से की है। अगर आपने सोशल मीडिया पर या कोई जो अशाती ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन पर इनकी तहरीर पढ़ी होगी तो इन्हें बड़ा मज़ेदार तज्ज़िया भी करते हैं, माहौल भी बताते हैं और जो कुछ हुआ उस बारे में भी। तो असद अली तूर हमारे साथ मौजूद हैं। असद, सबसे पहले तो बताइए कि आज का फ़ैसला आया है, इसने आपको सरप्राइज़ किया? अच्छा, ऐसा है मुबशर भाई कि जो आज का फ़ैसला है वो सरप्राइज़ मैं नहीं कहूँगा।
हम पिछले 3-4 दिन से ये कम से कम पिछले हफ्ते से हम ये देख रहे थे और ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, हम जर्नलिस्ट में डिस्कस हो रहा था कि ये बेंच इस वक्त 5-5 में डिवाइड हो चुका है। दाएं और बाएं साइड बड़ी क्लियर थी। तो अब हम जो देख रहे थे कि अब जो एक जज या इस साइड का टूटेगा या इस साइड का टूटेगा, जिस साइड का भी टूटेगा ये 6-4 का फैसला है, ये हम सबको अब क्लियर हो चुका था। और वो अल्टीमेटली फिर जो बायां साइड थी वो जीती और उस साइड का जिसे कहते हैं दाएं साइड से एक जज टूट के उनकी तरफ गया, जस्टिस मंजूर मलिक। और जो दूसरी जो दिलचस्प बात यह है कि जो इस केस के अंदर वो ये है कि आप क्योंकि खुद मुबशर भाई आप कवर करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो आपको भी मालूम है जो बेंच का हेड होता है वो बहुत रेयरली माइनॉरिटी में जाए कि अक्सरियत उसको छोड़ दे और फिर अक्सरियत भी रिव्यू में छोड़ जाए और अक्सरियत में भी एक आधा जज नहीं 3 जज उसको छोड़ दें। तो ये सब कुछ बहुत ही दिलचस्प था और गैर मामूली था। और फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक जज का अपना केस लड़ना ये बहुत ही तारीखी चीज थी और हर लिहाज से ये केस, कमरा अदालत का माहौल, जजेस के आपस के जो क्रॉस फायर उनमें भी हुआ, ये सब कुछ गैर मामूली था। अच्छा, तो हमारे लिए ये फैसला उस तरह से सरप्राइज नहीं है। अच्छा असद, क्या आपको लगता है जस्टिस काजी फाइज से जो बारहा कहते रहे अदालत में कि ये मेरे केस का फैसला नहीं होगा, ये अदलिया के मुस्तकबिल का फैसला होगा, कल को कोई और जज भी मेरी जगह खड़ा हो सकता है, तो उन्होंने कहा मैं अदलिया की बका की जंग लड़ रहा हूँ जो इस वक्त अंडर प्रेशर है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, इवन के ये बात उन्होंने आज भी कही। आज जब उनके हक में फैसला आया तो मुख्तलिफ बार कौंसल्स के लोग जस्टिस काजी फाइज साहब को मुबारक देने के लिए जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा आप लोगों को मुबारक हो, मैंने तो आप लोगों की जंग लड़ी है, मैंने इस इदारे की जंग लड़ी है। उन्होंने बेंच की तरफ इशारा करके कहा। तो ये बात वो बेंच के आगे भी दोहराते रहे कि जस्टिस काजी फाइज साहब कुछ भी नहीं, मुझे इस ओहदे की उन्होंने कसम उठा के कहा, उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, आप मुझे घर भेज दीजिए, लेकिन याद रखिए कि ये लोग आपको भी खड़ा करेंगे। उन्होंने एक मौके पर जब मिसेस सरीना ईसा को काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया उनके साथ इख्तियार किया जस्टिस मुनीब अख्तर ने और वो रो पड़ी, तो जस्टिस काजी फाइज साहब रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि खुदारा सोचिए, ये मेरी बेगम है, ये वकील नहीं है, इन्होंने आज तक इतने लोगों का इकट्ठे सामना नहीं किया, कल ये लोग आपकी बीवी भी इधर खड़ी करेंगे, आपकी बेगमात भी खड़ी करेंगे, उनको इनके शूज में रख के सोचिए। तो इस अंदाज में सलूक मत कीजिए, मैं आप लोगों की जंग लड़ रहा हूं, मैं अपनी जंग नहीं लड़ रहा, मैं इस इदारे की जंग लड़ रहा हूं। तो वो हमें नजर आई इस तमाम केस के दौरान कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ये हो जाता कि आप देखिए कि खुद जस्टिस उमरता बंदयाल ने माना कि इस केस के अंदर करप्शन नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मनी ट्रेल मौजूद है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मिसेस सरीना ईसा इतने मीन्स रखती हैं कि वो ये फंड्स जनरेट कर सकती। तो जब ये सब कुछ क्लियर था तो उसके बाद एक छोटी मोटी टेक्निकलिटी पे आप सोचिए, अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल दिया जाता तो फिर बाकी जजेस तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते। अच्छा असद, ये भी तो सरीना ईसा साहिबा ने कहा, सॉरी आ रहा था कि ये सिर्फ एक जज का मामला नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ जो सरीना ईसा साहिबा ने की, अब मुझे पता है वो शायद तफसीली फैसला आएगा तो तब उसमें वो होगी कि FBR ने तहकीकात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस देने से पहले ही शुरू कर दी थी। क्या ऐसा कोई हमारे पास सबूत आया? देखिए, वो चीज़ ये है कि उनके जो टैक्स अमूर थे, जो उनके गोशवारे थे, उनका ये मानना है कि वो तो FBR ऑलरेडी उनकी सारी वो करके तहकीकात, एक राय उनके बारे में, वही जो टैक्स कमिश्नर उनकी अब हेयरिंग्स कर रहा था, वो ऑलरेडी उनके बारे में एक फैसला दे के तो शहजाद अकबर को उनके डॉक्यूमेंट्स दे चुका था, जिसके बुनियाद पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया उनके शोहर के खिलाफ। तो उन्होंने कहा ये लोग तो ऑलरेडी मेरे बारे में एक जहन बना के बैठे हुए थे, ये तो ऑलरेडी मेरे बारे में एक राय दे चुके थे, तो इन्होंने फ्रेश माइंड से मुझे कैसे सुनना था। तो कम से कम जो लोग मेरी तहकीकात के लिए मुकर्रर किए जाते वो अफसरान तो दीगर होते, कोई और होते। तो ये जो उनकी एक पोजीशन थी कि तो पहले से मेरे बारे में तहकीकात करके बैठे। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी सारा 2-3 दिन लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमत ने शायद इस मामले में सारे में फ़रीक नहीं थी, उसको पूरा मौका दिया। तो हुकूमत का मौक़िफ़ क्या था?
क्योंकि उनके हाथ से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये जो रेफरेंस था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ ये इनवैलिड करार दे चुके थे। तो अब हुकूमत के पास क्या रह गया था यहाँ कुछ अचीव करने के लिए? देखिए, ये एक चीज़ बड़ी दिलचस्प थी, वो ये थी कि हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका दिफा कर रही थी। यानी कि जो रिव्यू जो जजेस के फैसले के खिलाफ था, जिसको जजेस ने सुन के डिसाइड करना था कि हमारे जो फैसले के अंदर कोई एरर इन लॉ है या नहीं है, उसको जजेस की जगह हुकूमत डिफेंड कर रही थी। और फिर चीज़ ये है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल भी पूछा कि आपका क्या इस केस के ऊपर दावा है कि हम आपको सुने। और मजे की बात है कि 4 दिन दलाइल देने के बाद आज हुकूमत बता रही थी कि हमारा दावा क्या है, जिस दिन उनके आर्गुमेंट्स कंक्लूड होने थे। और हुकूमत की जो सबसे ज़्यादा जो फोकस और जो दिलचस्पी थी वो इस बात पर थी कि इवन कि अगर आप जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो रिव्यू पिटीशन है उसको अलाउ भी कर दें, रिव्यू एक्सेप्ट भी कर लें आप, फिर भी मटेरियल क्योंकि अब मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब भी उसको जरूर ज़ेरे गौर लाए और डिसाइड करे कि उसके ऊपर सो मोटो रेफरेंस हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मटेरियल तो पहुंच चुका है। ये हुकूमत का इस्तदलाल था और वो बार बार इस पर असरार कर रही थी, और जिसको जाहिर है अदालत ने मुस्तरद भी किया। एक वक्त असद, हम वापस आएंगे। वेलकम बैक। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उस पर गुफ्तगू हो रही है। असद अली तूर हमारे साथ हैं। असद, मैं कानून से बिल्कुल नाबलद हूँ। मैं एक आम आदमी के तौर पे एक सवाल मेरे जहन में है कि आम तौर से होता ये है कि हाई कोर्ट कोई फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे ही अक्सर बदल देती है। ये तो बेशुमार दफ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक 10 रुकनी बेंच, उसके 7 जज वो ये फैसला करते हैं कि जो सदारती रेफरेंस है उसको उठा के बाहर फेंक देती है सुप्रीम कोर्ट, वो 10 रुकनी बेंच। लेकिन साथ में एक दुर्फुंतनी लगा दी जाती है कि FBI जज के अहले खाना के असासों की तहकीकात करें। राइट, वही सुप्रीम कोर्ट आज अपने पिछले फैसले के बारे में ये कहती है कि FBI को जो तहकीकात का हुक्म दिया गया था या FBI ने जो तहकीकात की हैं वो किसी भी फोरम पे काबिल कबूल नहीं है, इल्लीगल है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट एक है, जजेस लगभग वही हैं, फैसला 360 उलट कैसे गया? वसू साहब, देखें, चीज़ ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये बड़ा आपने दिलचस्प सवाल किया है। पहले ये फैसला 7 जजेस ने दिया कि FBI भेजें, फिर बकौल जो अगर हम हामिद खान जो बार काउंसिल्स के जो वकील थे उनकी ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा कि आपने एक जज के खिलाफ रेफरेंस तो खारिज किया, लेकिन जज के खिलाफ कार्रवाई को एक नई जिंदगी दे दी FBI भेज के। और फिर जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि आपने जज के अहले खाना के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, उन अहले खाना के खिलाफ जो इस केस में फरीक भी नहीं थे। फिर तीसरी चीज कि वो अहले खाना जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर भी नहीं आते, उसके बावजूद आपने उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। फिर चौथी चीज, यही वो चीज थी कि जो इस 10 रुकनी बेंच में से 3 जजेस को फिर अकलियत की तरफ ले गई और वो फिर अकलियत अक्सरियत में बदल गई। और फिर जो पहले 7 रुकनी जो जजेस का 7 जजेस का जो फैसला था, अब वो 4 जजेस का फैसला रह गया है। और वो अब आप कह सकते हैं कि अब वो फैसला एक डिसेंटिंग नोट रह गया है और इख्तलाफी नोट और जाली नोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो जब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती तो उसके ऊपर की जाने वाली कार्रवाई वो भी फिर
तकनीकी तौर पे, कानूनी तौर पर गैर कानूनी करार पाएगी। और फिर अगर एक गैर कानूनी कार्रवाई के नतीजे में एक रिपोर्ट वजूद में आई तो वो रिपोर्ट भी फिर गैर कानूनी करार पाएगी। तो इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस रिपोर्ट का जायजा नहीं ले सकती। तो ये वो पॉइंट था। और जो 3 जजेस जिन्होंने अपना जहन तब्दील किया और वो दूसरी तरफ गए, शायद उन्होंने भी देखा जब जिस अंदाज में FBI ने कार्रवाई चलाई और जिस अंदाज में समात में चीजें सामने लाई मिसेस सरीना ईसा, उन्होंने मनी ट्रेल भी जब सामने रख दी, उन्होंने जबकि जो अभी भी जो अकलियत में है, जो इस बेंच के सरबराह भी हैं जैसे सुमरता बंदयाल, उन्होंने भी मान लिया कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं है, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे भी भिजवाए गए और जितने के फ्लैट्स खरीदे गए उससे ज्यादा पैसा मिसेस सरीना ईसा ने भिजवाया है। ये भी मान लिया कि मिसेस सरीना ईसा के पास इतने जराए भी थे कि वो ये फंड्स जनरेट कर सकती थी। तो फिर पीछे रह क्या गया था? तो अच्छा, ये तमाम चीजें जो थी, फिर उन जजेस का जहन बदलने में इन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। मैं समझ गया कि बुनियादी पॉइंट इसमें क्या आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ अब आप ये बता दीजिए कि ये मुकदमा अब ख़त्म समझा जाए या कुछ एक आध चिंगारी रह गई है जिसे वक्त पड़ने में दोबारा शोला बनाया जा सकता है? देखिए वसीउल्लाह साहब, हम जिस मुल्क में रहते हैं ये कलमे के नाम पे बना है, सूफिया कराम की यहाँ बहुत ज़्यादा श्राइन्स हैं, तो इस मुल्क में मोज़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मोज़ा होने को तो कुछ भी कर देती है ये हुकूमत, ये रियासत, लेकिन अदरवाइज अब ये केस दफन हो गया मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अब वो जो वाहिद FBI की रिपोर्ट थी जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता था हुकूमत की तरफ से, वो भी कालेदम करार दे दी है, गैर कानूनी करार दे दी है। तो अगर कल को उस रिपोर्ट की बुनियाद पे फिर कोई किसी कागज में लपेट के ये एक रेफरेंस या किसी मेरे जैसे किसी मामूली शख्स को एक शिकायत कुनंदा बना के उसके थ्रू एक रेफरेंस दायर करने की कोशिश करेंगे तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो कार्रवाई और वो रिपोर्ट अब कालेदम और गैर कानूनी करार दे चुकी है। तो फिर उसको कंसिडर नहीं कर सकती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अच्छा असद, ये तो कोई नया रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा, ये कम से कम नहीं रास्ता चल सकेगा। हमने देखा इस केस में शुरू में जब जिसको कह रहे हैं कि बुनियाद बना फैज़ाबाद धरने का फैसला, और मैं नहीं कह रहा, ये अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब और बड़े बड़े जो लीगल माइंड्स हैं इस मुल्क के, वो ये बात कर रहे हैं। तो एक ऐसे केस में जब पूरी की पूरी रियासत जो है अपनी फुल फोर्स के साथ आई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वाकई एक बहुत ही तारीखी फैसला है? बिल्कुल, और ये इस लिहाज से गैर मामूली फैसला है कि एक तरफ रियासत खड़ी थी, एक तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपने ब्रदर जजेस की तरफ से भी काफ़ी सख्त रवैये का सामना था। जिस तरह मिसेस सरीना ईसा को तो लिटरली कोर्ट के अंदर रुला दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में एक जज अपना केस लड़ता है और वो केस लड़ता है और लड़ के जीतता है, मिन्नत करके अपने लिए इंसाफ नहीं मांगता है। जिस अंदाज में जस्टिस काजी फायज ईसा ने दलाइल किए, वो बड़ा आप कह सकते हैं कि लिहाज से उनकी तरफ से जारहाना पेशकदमी की गई, जारहाना कानून की पेशकदमी की गई। तो ऐसी सूरत में ये बड़ा ही गैर मामूली था, क्योंकि अदरवाइज तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर तो हमेशा जब जहाँ पर रियासत आ जाए तो हमारी ये मोज़ेज़ अदलिया माजी में नजरिया ज़रूरत के तहत रियासत के साथ खड़ी हुई है। यहाँ पर रियासत के अगेंस्ट गई है ये अदलिया, तो ये एक लिहाज से बहुत ही गैर मामूली है और तारीखी है कि एक जज ने दलाइल दिए और दलाइल भी बड़े जिसे कहते हैं स्ट्रांग दिए और बड़े सख्त दिए, और जो मोज़ेज़ जज साहिबान थे उनको कन्विंस किया। जो मेजॉरिटी पहले उनके अगेंस्ट फैसला दे चुकी थी, उस मेजॉरिटी के अंदर उन्होंने शगाफ डाल के जो 3 जजेस थे वो अकलियत के साथ ले गए, वो उस अकलियत के साथ जो पहले उनके हक में फैसला दे चुकी थी, और उस अकलियत को उन्होंने अक्सरियत में बदल दिया। तो अब जाहिर है जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी चीफ जस्टिस बनना है और ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पर बनना है कि जब 2023 में इंतखाबात होंगे और वो चीफ जस्टिस भी होंगे, तो ख़ासी उस बारे में भी बातें की जाती रही। जाहिर है हम कोई इस वक्त उसके ऊपर क़यास आराई नहीं करेंगे, मगर आपके ख्याल में अब ये फ़ाइनल हो गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के जो जजशिप थी उनको जो ख़तरा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये फ़ैसला जो है ये दफन हो गया है, जैसे आप कह रहे हैं?
इस केस की हद तक तो दफन हो गया। अब कम अज कम उनकी अहलिया की जायदादों और इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो गवर्नमेंट उनको मजीद हरास नहीं कर सकेगी। लेकिन जो ज़राए हैं वो ज़रूर ये दावा करते हैं, और वो बड़े एतमाद से और वेल प्लेस्ड ज़राए ये दावा करते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को हम चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे। उसमें ज़राए एक और रेफरेंस का भी इशारा देते हैं कि शायद एक और रेफरेंस भी ज़ेरे गौर है, फिर एक नया कानून भी ज़ेरे गौर है कि किसी तरह जजेस की इतनी उम्र में इजाफा किया जाए, उनकी रिटायरमेंट की उम्र में, तो उस तरह से जस्टिस काजी फाइजा को बगैर सुप्रीम कोर्ट का जज बने रिटायर करवाया जाए। और क्योंकि जो बुनियादी जो खदशा है वो सिर्फ अगला इलेक्शन नहीं है। ठीक है, सॉरी असद, हमें यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, हमने कोरोना की जानिब भी जाना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कोरोना की हालिया लहर जो है वो और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। NCOC जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसने भी कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे, मगर आज सिंध हुकूमत ने पहल की है और तमाम तालीमी इदारों को 17 मई तक बंद कर दिया है। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और ये कहा गया है कि ऑनलाइन अगर जो सरगर्मियाँ हैं उनको भी बहुत कम रखा जाएगा। सरकारी दफातर जो हैं उसमें 20% से ज़ायद हाज़िरी नहीं होगी और बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज सिर्फ चलेंगी। CM जो है मुराद अली शाह, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे इक़दाम का ऐलान भी किया। आपसे कुछ देर पहले जो उनके मुशीर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि सिंध के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में जितने ऑपरेशंस थे वो मुलतवी किए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए उनको मुख्तस किया जाए। जो 3 बड़े अस्पताल हैं सिंध के, उनके बारे में कहा जा रहा है वो अपनी ऑक्सीजन ख़ुद भी पैदा करते हैं और जो दूसरे ज़राए हैं उनसे भी मंगवाई जा रही है। ऑक्सीजन का क्राइसिस पाकिस्तान में उतना अभी नहीं हुआ है जितना इंडिया में है, मगर क़यास यही है कि आने वाले दिनों में ये सारी सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी। इस वक्त जो सिचुएशन है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जितने बड़े शहर हैं वहाँ कोविड जो फैलने की शरह है वो 15% से ऊपर है। कराची में जहाँ ये 3 से 5% तक रही गुज़िश्ता हफ्ते, अब वो बढ़कर 10% हो गई है और ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क की शरह है वो भी 10% तक आ गई है। तो चीज़ें वुसअत साहब ख़ासी बिगड़ती जा रही हैं, इक़दामात भी लिए हैं, तो मज़ीद क्या हो सकता है? आज मैं ISPR के जो DG हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था। उनके बकौल 75% जो ऑक्सीजन है तिब्बी इस्तेमाल की पाकिस्तान में पैदा होती है वो इस वक्त यूज़ हो रही है, यानी डिफरेंस जो है 25% का है। 25% का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 2000 के लगभग और मरीज़ आ जाते हैं जिन्हें की ज़रूरत हो ऑक्सीजन की और उसके बगैर वो ज़िंदा ना रह सके हों, तो फिर हालात जो हैं वो रेड लाइन से ऊपर हो जाएंगे। मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए हैं कि स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट है वो कोई 550 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है उसकी और वो बंद पड़ा हुआ है। तो वहाँ के जो लोग हैं स्टील मिल के वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमें मौका दिया जाए तो इससे पहले कि पानी सर पे से गुज़रना शुरू कर दे, अभी हमारे पास कुछ हफ्ते हैं, भारत के नक्शे कदम पे ना चला जाए और पहले से एहतियाती तदाबीर कर ली जाए। इंटरनल जो सोर्सेज हैं मेडिकल ऑक्सीजन के, उनको फुल्ली रीएक्टिवेट करने की कोशिश की जाए। 16 शहरों में जाहिर है कि ये सबको मालूम है कि फ़ौज तलब कर ली गई है और मुझे मतलब एक उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि DG ISPR ने कहा है कि फ़ौज जो है इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस नहीं लेगी। मसलन आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब फ़ौज को आर्टिकल 245 के तहत इनेट टू सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन तलब किया जाता है तो जितना भी अखराजात होते हैं हर चीज़ का वो सिविलियन हुकूमत को अदा करना पड़ता है। मैं इससे ये तासुर ले रहा हूँ, अगर इफ़ आई एम राइट, कि फ़ौज जो है वो अपनी फंडिंग इस्तेमाल करेगी कोविड के सिलसिले में सूबाई हुकूमतों को इमदाद देते हुए
which is a very good precedence. अच्छा मुझसे सर एक वो जो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बारे में बात भी हो रही है, जो और ए लेवल्स के इम्तहानात हैं वो तो शुरू हो गए हैं, क्योंकि बच्चों के एहतजाज के बावजूद आज हो गए। और अभी मैं देख रहा था NCOC का एक एलामिया आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कल से उन मराकज़ में 50 से ऊपर स्टूडेंट्स ना बिठाए जाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो गू की कैफियत है कि एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम होंगे और वहाँ ज़ाहिर है सैकड़ों बच्चे होते हैं, हमें पता है। नए सेंटर अगले 8 घंटे में कैसे बनाएंगे, ये जरा कोई मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और ये एलामिया तो कर दिया है कि 50 से ज़ायद नहीं होंगे स्टूडेंट्स, कैसे बनाए जाएंगे किसी को नहीं पता, तो मज़ीद ये कन्फ्यूजन आएगी। तो आज जो तस्वीर आई हैं उन सेंटर्स की, वो देख के खौफ आ रहा है कि स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी तादाद जो है वो कर रही है। अभी शफकत महमूद साहब आए हुए थे आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा जी NCOC का भी यही मौक़िफ़ था, हमने इस पर डेलिब्रेट बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन भी की, लेकिन तय यही पाया है कि ये एग्ज़ाम्स जो हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं। अगर वो सही था तो फिर अब क्यों इमरजेंसी में ये इक़दाम लिए जा रहे हैं? चलें ब्रेक ले लीजिए। चलिए। वेलकम बैक। तस्करा हो रहा है कोविड की तेजी से हुई सूरत हाल का। पाकिस्तान में आज इस लम्हे तक जो वैक्सीनेशन की शरह है वो 0.2% है, जो कि एशिया बिलखुसूस जनूबी एशिया में भी सबसे कम शरह है। और ज़्यादातर हमारा जो इन्हिसार है वो खैराती वैक्सीन पे है, इसलिए कि जो वैक्सीन हम ख़रीदना चाह रहे हैं उसके ऑर्डर्स पूरे होने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमसाया मुल्क में अगर भारत में सूरत हाल देखें तो आज मुसलसल 5वें दिन भी जो मुतासरीन की तादाद है वो 3.5 लाख से ऊपर है, और इस वक्त तक 1,80,00,000 जो भारतीय हैं वो इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। जो अमवात का एवरेज है वो 2,500 से ऊपर मुसलसल चल रहा है पिछले 5 दिन से। लेकिन हुकूमत की जो तवज्जो है वो ऑक्सीजन की फराहमी से ज़्यादा इस पे है कि जो हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, कोविड की जो पॉलिसी हैं उनके ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स हैं वो किसी तरह रिमूव हो जाए। तो उन्होंने ट्विटर को लीगल नोटिस भिजवाया, तकरीबन 100 नाम दिए कि इनके ट्वीट्स आप बिल्कुल जो है वो रिमूव कर दें। ये मुल्क को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो भारत इंडियन विमेन हॉकी टीम है उसकी 9 खिलाड़ियाँ जो हैं उन वो पॉजिटिव डिक्लेयर हो चुकी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मुसलसल जारी है। 3 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और 1 भारतीय खिलाड़ी वो अलग हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो IPL की कवरेज नहीं करेगा, इसलिए कि ये बेहिसी की सूरत हाल है कि मुल्क में क्या हो रहा है और IPL मुसलसल जारी है। एक अच्छी खबर ये है कि चाइना ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि वो भारत अगर उससे कहे कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं तो बतौर हमसाया हम फौरी तौर पे पूरी करने की अव्वलीन कोशिश करेंगे। आज ऐलान हुआ है कि हांगकांग से एयरलिफ्ट हो रहे हैं 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो कि नई दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी हमसायगी की मिसाल है। आज का जो सबसे मशहूर भारतीय है इस वक्त वो हैं नागपुर के एक शहरी हैं प्यारे खान। प्यारे खान साहब जो हैं वो पिछले 1 हफ्ते के दौरान 85 लाख रुपए मालियत की 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दान कर चुके हैं। चूँकि उनका नाम प्यारे खान है इसलिए वो ट्विटर पे आपको मिल जाएगा, उसका तस्करा सोशल मीडिया में मिल जाएगा, लेकिन जो भारत के चैनल्स हैं उन पे नहीं मिलेगा और वजूहात उसकी आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन दी है। उसने कहा है कि कोविड फैलाने के जो जिम्मेदार हैं उसमें इंडियन इलेक्शन कमीशन भी शामिल है।
इसलिए कि इतनी संगीन सूरत हाल के बावजूद मगरबी बंगाल में जो पोलिंग हो रही है या बाकी रियासतों में होने वाली है इसी महीने में, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और बकौल हाई कोर्ट जजेस के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। तो मेरे पास इंडिया के बारे में ये दूसरा ये भी है मुझसे साहब, आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो भारत की हर तरह से इमदाद करेंगे, जो रॉ मटेरियल चाहिए भारत को वो देंगे। एस्ट्राजेनेका की जो एडिशनल वैक्सीन प्रोडक्शन है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो चीज़ें वहाँ बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान में भी ख़ासा इस मामले में सपोर्ट दिखाई गई। हमने देखा ईदी फैसल ईदी ने पहले ऑफ़र की, उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता एक ऑफ़र की गई। तो एक सिंपैथी का जो रवैया है यहाँ पर भी रहा। मैं एक भारतीय सहाफ़ी हैं आशीष के सिंह ABP न्यूज़ के, उनकी ट्वीट देख रहा था। उन्होंने ये कहा है कि वो उनकी अहलिया सुचिका और उनके दोस्त जो हैं वो कोविड में मुब्तला हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानी जो अपने सहाफ़ी दोस्त हैं उनको टैग करके लिखा है कि खुदा के लिए अगर आप में से कोई ऐसा कर सकता है तो जाके दाता दरबार में हम लोगों की सेहत याबी के लिए दुआ करे। तो एक बहुत जो ज़ाहिर है सूरत हाल वहाँ अच्छी नहीं है, मगर इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं कि उस जो सपोर्ट हमारी तरफ से है उसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। हुकूमती सतह पर ना किया जाए, लेकिन बहरहाल जो एक सेंटिमेंट फैला हुआ है। तो उम्मीद यही है कि भारत में जो इस वक्त सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आएगी। ज़ाहिर है दुनिया में जहाँ कोई भी इस वबा से मुतासर हो रहा है हम उसकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।